नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि ब्लड प्रेशर में हमें किस प्रकार की डाइट का सेवन करना चाहिए, हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, चाहे वो ब्लड प्रेशर माइल्ड ग्रेड का हो, मॉडरेट ग्रेड का हो या सीवियर ग्रेड का हो। क्योंकि इसमें हमें हर हाल में अपने नॉर्मल रेंज में ब्लड प्रेशर को लाना होता है, क्योंकि बहुत सारी रेंज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो जाती हैं। जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आँखों की रोशनी जा सकती है, आँखों की रोशनी कम हो सकती है, नाक से खून आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एंजाइना का प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी डैमेजेस हो सकती हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। साथ ही साथ जितनी हमारी आर्टरीज होती हैं पूरे शरीर में, उनका ल्यूमन भी सिकुड़ सकता है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, और उसकी अगर ब्लड सप्लाई किसी भी अंग को पूर्ण रूप से अच्छी नहीं मिलेगी तो उसमें बहुत सारे विकार हो जाते हैं, बहुत सारे रोग बन सकते हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाया जाता है। और आप ये देखिए कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ब्लड प्रेशर, जैसे प्राइमरी कैटेगरी का होता है, टाइप का होता है, एक सेकेंडरी टाइप का ब्लड प्रेशर होता है, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल का लेना, लैक ऑफ एक्सरसाइज होना, एक्सरसाइज ना करना, एक्टिविटी अच्छी तरह ना रखना, डाइट का सही ध्यान पूर्वक उसका ना खाना, स्ट्रेस में रहना, और इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो यहाँ मैं आपसे केवल ये चर्चा करूँगा आज कि डाइट का हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकें। उसको दवाइयों के साथ साथ अगर हम कुछ सावधानियाँ रखेंगे तो ब्लड प्रेशर की जो बढ़ने की जो एक टेंडेंसी होती है उसको हम कुछ हद तक डाउन करने में अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं। और जो माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, माइल्ड ग्रेड का जिनका ब्लड प्रेशर होता है, अगर वो केवल कुछ सावधानियां बरत लें तो खाने के अंदर, तो उससे भी वो कम से कम 5 मिलीमीटर तक अपना ब्लड प्रेशर डाउन कर सकते हैं और नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ कि ये आखिर डाइट का क्या रोल है हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। सबसे पहले देखा होगा डॉक्टर सब लिखते हैं कि लो जो सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट खानी है, कि साल्ट का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन किया जाता है, नमक की मात्रा बहुत कम खानी होती है, और एक व्यक्ति को जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है उसे लगभग 2.5 ग्राम नमक पर डे वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन 2.5 ग्राम कितना होता है, उसका एक छोटा सा पैमाना है कि जो आपका चाय का चम्मच होता है उसको वहाँ तक नमक भर के उसे लेवलिंग पूरा कर लीजिए, तो वो लगभग उतना नमक आप पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए और ब्रेकफास्ट में ले लो, लंच में, डिनर में, इस प्रकार से उसे डिवाइड कर कर इतना नमक आप प्रतिदिन खा सकते हैं। अब पहले मैं ये बात करता हूँ कि आखिर नमक को हम रिस्ट्रिक्शन क्यों करते हैं। देखिए, जब हम नमक का सेवन करते हैं, इंटेस्टाइन से नमक का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में जाता है, तो नमक जो है उसके साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन नमक के साथ ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, खून के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर ये ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने से जो हार्ट पंप करता है एक सर्टेन प्रेशर पे ब्लड जो है सारे शरीर में फेंकता है, तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा फिर खून जो है सारे शरीर में जाएगा, तो उससे क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए जब हम नमक की मात्रा कम रखेंगे तो पानी भी शरीर में कम जाएगा, और साथ ही साथ अगर थोड़ा कम पानी पिएंगे तो उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर केवल नमक को कम कर लेने से ही बहुत हद तक डाउन हो जाता है। देखिए, नमक को कम करना बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों को आदत होती है नमक ज़्यादा खाने की, उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए। टेस्ट के लिए हमें नहीं जीना है, हमें अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है। तो इसलिए धीरे धीरे अगर 20-25 दिन भी अगर उन्होंने नमक की मात्रा कम खानी शुरू कर दी, तो धीरे धीरे क्या होगी कि हमारी टेस्ट बड जो होती हैं वो एडजस्ट हो जाती हैं, और उसके बाद जब भी आप ज़्यादा नमक खाएंगे तो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, और फिर आप उतना ही नमक इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं, जैसे देखिए जिन चीज़ों में नमक ज़्यादा होता है, आमतौर पे खाने की टेबल पे
टेबल साल्ट पड़ा होता है। लोग क्या करते हैं कि वो टेबल साल्ट जो है सलाद के ऊपर छिड़क के खाते हैं या दाल सब्जी में और डाल के खाते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि एक्स्ट्रा नमक कभी भी अपने खाने में ऊपर से नहीं डालना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लेडीज़ जो हैं वो आटे के अंदर नमक डाल के उसकी रोटी चपातियाँ बनाती हैं, तो वो भी गलत है। इस प्रकार से उनको आटे में अधिक मात्रा में या डालना ही नहीं चाहिए, नमक बिल्कुल उसमें नहीं डालना चाहिए, जिससे कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको शरीर में नमक की मात्रा ज़्यादा ना जा चुके। आमतौर पे तो हम यहाँ तक कहते हैं कि जिनकी भी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उन्हें हर हाल में अपने नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए। शुरू की एज में, यंग एज में तो नमक ज़्यादा भी अगर खा लेते हैं उससे नुकसान नहीं होता। अगर उस समय आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो उसमें होता क्या है कि हमारे गुर्दे बहुत अच्छी वर्किंग स्टेज में होते हैं। जो भी हम एक्स्ट्रा नमक खाते हैं वो गुर्दों से एक्सक्रीट हो जाता है, पानी भी साथ में, वाटर भी चला जाता है और उससे हमारे शरीर में नमक का लेवल जो है मेंटेन बना रहता है। अब देखिए उसके साथ जैसे कुछ ऐसी चंद बातें मैं आपको बताता हूँ जिनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिन्हें ब्लड प्रेशर की शिकायत है। जैसे अचार का बिल्कुल सेवन ना करें, क्योंकि अचार जो उसमें जो नमक डाला जाता है वो एज ए प्रिजर्वेटिव होता है, जिससे कि वो अचार ख़राब ना हो जाए। तो नमक उसमें अचार में ज़्यादा होने से किसी भी किस्म का अचार का सेवन नहीं करना चाहिए। पापड़ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो नमकीन बिस्किट्स आते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। पॉपकॉर्न्स का सेवन ना करें। मूंगफली भुनी हुई, जो तली हुई मूंगफली होती है उसे ना खाएं। ये काजू भुने हुए नमक में वो ना खाएं। बादाम बिल्कुल ना खाएं नमक में जो भुने हुए होते हैं। इसके साथ साथ नमकीन बटर है इसका इस्तेमाल नहीं करना, चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ जो फास्ट फूड खाए जाते हैं, जो मार्केट से लेके खाए जाते हैं, लिए जाते हैं या घर पे बनाए जाते हैं, उनमें भी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। वो मैदे के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप की सॉसेस डाली जाती हैं और सॉस में एज सच भी नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका भी सेवन उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बाज़ार में गोल गप्पे, पकोड़े, समोसे, इतना सामान, जो चाउमीन वगैरह मार्केट में लोग खाते हैं, चाट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी नमक की मात्रा कम से कम, अच्छा है कि उनको ना ही खाएं, क्योंकि आप पैसा दे के बीमारी मोल लेते हैं। तो इसका भी सेवन कम से कम ऐसे लोगों को करना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि देखिए ये तो नमक की बात हो गई। इसके साथ अब दूसरी बात आती है कि जो फैट है, जो चिकनाई है, जो हम लोग अपने घर में घी चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, वो कितना करना चाहिए और कौन सी चिकनाई का हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एक छोटी सी चर्चा मैं आपके साथ करता हूँ। देखिए, पर हेड अगर सब जो एडल्ट हैं उनके लिए 1 महीने में आधा लीटर वो फैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बात करेंगे कि कौन सा फैट इस्तेमाल करना है, कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। मान लीजिए घर में 4 सदस्य हैं, एडल्ट हैं, तो पूरे महीने में 2 लीटर से ज़्यादा उनके घर में ऑयल का बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक एक लाइन खींच देनी चाहिए कि इससे ऊपर कभी भी आपके घर में इससे ज़्यादा ऑयल नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑयल जो है ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और ये कोलेस्ट्रॉल जो है फिर धमनियों में जम जाता है, फिर वहाँ पर उसका ल्यूमन को छोटा कर देगा, फिर उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। आप इतना जान लें कि आपको ऑयल का सेवन कम से कम करना है। आप देखिए कौन कौन से ऑयल नहीं इस्तेमाल करने। देखिए, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ना करें, डालडा का इस्तेमाल ना करें, देसी घी का इस्तेमाल ना करें, बटर का इस्तेमाल ना करें। तो ये जो कुछ क्रीम का इस्तेमाल ना करें, ये कुछ ऐसे आइटम हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत शीघ्र बढ़ जाता है। देसी घी की आम तौर पे बहुत चर्चा होती है कि उसके बिना वो चपाती पे लगा हुआ के बिना रोटी नहीं खाते बहुत सारे ऐसे लोग। तो कम से कम वो पूरे दिन में 1 चम्मच देसी घी का सेवन कर सकते हैं। इससे ऊपर उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये स्लो पॉइजनिंग का काम करेगा, धीरे धीरे आपके शरीर में डैमेज करता चला जाएगा। तो हमेशा सीरम कोलेस्ट्रॉल को आपको नॉर्मल लेवल में रखना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सरसों का तेल हमारे यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, बहुत इकोनॉमिकल होता है, बहुत सस्ता होता है। तो
सभी परिवार के लोग सरसों का तेल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सरसों के तेल को अगर आप अच्छी तरह गर्म कर लेंगे और उसमें नमक की एक डली डाल देंगे या वैसे ही उसे खूब अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे तो उसकी जो स्मेल होती है वो चली जाती है और उसको फिर आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पता भी नहीं लगेगा कि ये सरसों का तेल है। जैसे कुछ लोगों को पंजेंट स्मेल आती है, उससे वो बच जाएंगे। फिर देखिए दूसरे जैसे ऑलिव ऑयल है, जो लोग बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज़ के हैं जिनके पास पैसा अच्छा खासा है, वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं या ये सरसों ये अपना सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ऐसे ऑयल हैं जिनसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद नहीं मिलती है। तो अब आप देखिए, लेकिन ये जो ऑयल आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इसी ऑयल से परोठे बनाने लग जाएं, पकोड़े बनाने लग जाएं, समोसे बनाने लग जाएं, पूड़ियाँ बनाने लग जाएं, वो भी फिर नुकसान देंगे। आपको कम से कम ऐसी तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं सेवन करनी जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो अगर इस प्रकार से अगर आप अपना कंट्रोल रखेंगे फैट को, तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में नहीं बढ़ेगी। फिर देखिए कुछ ऐसी होते हैं, जैसे दूध की बात करते हैं, जो क्रीम युक्त दूध होता है, जो सीधा दूध आया होता है घर में, उसका इस्तेमाल नहीं करना। आप उसकी 2-3 बार की मलाई को उतार दीजिए, उसके बाद वो दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या डबल टोन मिल्क आता है, मार्केट में मिलता है, आप उसे घर पे लाएं, उसी का दही जमाएं, उसी का पनीर बनाएं, आप उसका सेवन करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ इस प्रकार की चंद बातें हैं जिससे कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, जैसे एग है, प्रोटीन होता है, बड़ा अच्छा सोर्स है। जो लोग एग खाते हैं तो उसका येलो पोर्शन ना खाएं, लेकिन बाकी का हिस्सा, एक अंडा या 2 अंडे रोज वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। तो इसके अलावा मैं कुछ और चंद बातें आपको बताता हूँ जिसका सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे ओट है, ओट का अगर आप दलिया बना के ब्रेकफास्ट में खाएंगे, उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स डाल लेंगे, कोई भी काट के डाले जा सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स उसमें डाला जा सकता है, वो आप अपने ब्रेकफास्ट में उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो सॉल्मन फिश होती है, ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, विटामिन ए का भी सोर्स है। अच्छा, इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छी होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, तो ये फ़िश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या दूसरी फ़िश भी खानी है, वो रोस्टेड करके खानी है, उन्हें तल कर या बनाकर नहीं खाना होता। मीट भी अगर खाना चाहते हैं तो चिकन का इस्तेमाल करें। जो रेड मीट आते हैं, इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना चिकन का भी भून कर उसका इस्तेमाल कम थोड़ा बहुत खा सकते हैं। अब बात करते हैं लीफी वेजिटेबल्स की। जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, वैसे तो ब्लड प्रेशर के मरीज हर किस्म की सब्जी खा सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका सलाद बना के खाना चाहिए या वैसे ही सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और पोटेशियम एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सोडियम को एक्सपेल कर देता है। तो वो गुर्दे से बाहर आ जाएगा सोडियम, और ये पोटेशियम ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो इसका आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा हर किस्म की आप दाल खा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जिन्हें गुर्दे की परेशानी हो चुकी है वो डॉक्टर से सलाह करके कितना हमें प्रोटीन चाहिए, क्योंकि दालों में प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। और मीट का भी इसी प्रकार से, अंडों के बारे में भी, जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है उनको इसके ऊपर वो डॉक्टर की सलाह से ही कितना खाना है, कितना दूध पीना है, वो फिर डॉक्टर की सलाह से वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं फलों के बारे में। हर प्रकार का फल खाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी इस बात का ध्यान रखें कि कुछ फल हैं जो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे केला है, केला एक बहुत अच्छा फल है, इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है और ये रोज़ के 1-2 केले ऐसे पेशेंट्स खा सकते हैं जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, वो तो आसानी से खा सकते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ भी है तो वो छोटे साइज़ का केला खाएं, बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, उसका वो सेवन कर सकते हैं, उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा और वो सोडियम को एक्सपेल करने में मदद करता है। इसके अलावा अनार जो है, अनार के में जो, इसमें भी पोटेशियम बहुत अच्छा होता है। अनार का जूस निकाल के पी सकते हैं, घर पे आप अनार का जूस
पीजिए, तो उससे भी आपका पोटेशियम लेवल बढ़ेगा और सोडियम को निकालने में मदद मिलती है। नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल पानी में भी पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही साथ जो पके हुए टमाटर होते हैं, 2-3 टमाटर रोज़ आप अपने काट के सलाद में अगर के रूप में अगर आप खाएंगे, तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके अलावा बीट रूट्स होती हैं, चुकंदर जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा विटामिन और मिनरल का सोर्स होते हैं। और इसमें भी क्या होता है कि ये इसमें इस प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि शरीर की नसों को, जो हमारी धमनियां हैं, इन्हें खोलने की इसमें शक्ति होती है, जिससे कि आपका जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, इस जब सारी वेसल्स डायलेट रहेंगी, आर्टरीज डायलेट रहेंगी, तो ब्लड प्रेशर भी फिर मेंटेन हो जाता है। एक आयुर्वेदिक की बात करता हूँ। देखिए, जो हमारा लहसुन होता है, ये एक बहुत अच्छी मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी जो लहसुन है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें भी इस प्रकार के तत्व होते हैं जो कि वासो डायलेशन का काम करते हैं, हमारी आर्टरीज को खोल के रखते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इसकी वजह से भी कम होता है। तो आम तौर पे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, वो 1 या 2 कली रोज़ छोटे छोटे टुकड़े कर कर ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ पर लहसुन की पैदावार नहीं होती या बहुत कॉस्टली होता है, तो वो क्या करें, एक गमले में 50-100 जो लहसुन की कलियां होती हैं उन्हें बो दें। उसमें से जो ऊपर जो शाखाएं निकलती रहती हैं, हरे रंग की जो पत्तियां निकलती हैं, वो रोज़ की 2-3 पत्तियां को इस्तेमाल करते रहेंगे अपने ब्रेकफास्ट में, सूप में, या कोई भी भोजन में, या वैसे भी अगर वो 1-2 पत्ती रोज़ चबा के खाते रहेंगे, तो उनको लहसुन के अंदर जो तत्व होता है वो मिलता रहेगा, और सारा साल उनकी लहसुन की कमी को वो पूर्ण रूप से पूर्ति करता रहेगा। तो इस प्रकार से ये मैंने कुछ चंद बातें बताई। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।